उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ये जो चुनावी मंथन हो रहा है इसका अमृत रस पीने के लिए जितने भी राजनेता हैं वो उत्सुक हैं। लेकिन ये रस उसी को पीने के लिए मिलेगा जो जीत के बहुत नज़दीक होगा, जो जीत जाएगा। लेकिन जीत के पहले अभी 7 चरण में मतदान होना था, 5 चरण में अभी मतदान हो चुका है, 2 चरण अभी बाकी हैं। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अभी जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो अभी प्रभावित हो सकते हैं। जो रुझान लगभग अभी तक लगाए जा रहे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और क्योंकि जब बात चुनावों की है तो जो पॉलिटिकल एनालाइज़र हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी राय के बिना चुनाव संपन्न होने जैसी उम्मीद लगाना भी बेकार है। तो इसलिए आज हम फिर से एक बार रूबरू हो रहे हैं प्रोफेसर विवेक जी के साथ में। उनसे जानेंगे कि अभी जो 5वें दौर की वोटिंग हुई है वो उससे अब क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, उनकी नज़र में ये चुनाव किस दिशा की तरफ जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो अभी 5वें दौर की वोटिंग हुई है इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, चुनावों को जो अभी और जो 2 राउंड अभी होने हैं उन्हें कितना प्रभावित करेगा? नहीं, देखिए, 5वें चरण का जो चुनाव है और हमारी 17वीं विधानसभा के लिए हम लोग जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उसका ये 5वां चरण था। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, ये 5वां चरण था। और 5वें चरण में जो चुनाव हुए हैं हम लोग धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूर्वांचल बढ़ते बढ़ते हम ये देख रहे हैं कि ये एक जो 11 ज़िले हैं इसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच और बलरामपुर, बस्ती, उसके बाद फिर आपका आ जाता है फैजाबाद, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं इसके अंदर ग्रामीण अंचल ज़्यादा हैं। और अगर ग्रामीण और शहरी अंचलों को हम देखें तो इनकी आबादी बहुत फ़र्क हो जाती है। करीब करीब 92% व्यक्ति इधर रूरल एरिया, ग्रामीण अंचलों में रह रहा है और केवल छोटा सा प्रतिशत शहरों में रहता है। तो अगर इस हिसाब से भी हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमको लगेगा कि किस समाज का वोटर कहाँ पर है, क्योंकि ग्रामीण अंचल के अंदर ज़्यादातर जो आबादी होती है वह गरीब तबके की होती है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति भी थोड़ी सी हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो 11 ज़िले में 52 सीटों के लिए 5वें चरण में जो चुनाव हुए हैं वो ग्रामीण अंचल की सीटें ज़्यादा हैं। अब हम आते हैं कि पिछले 2012 में यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति क्या थी। अगर उसको हम खंगालें तो हमें यह होता है कि 52 सीटों में सबसे आगे अगर कोई पार्टी थी वो थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने इसमें 36 सीटें जीती और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें 3 सीटें मिली थी। 5 सीटें मिली थी आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। तो यहाँ पर स्थिति सपा की बहुत अच्छी थी। लेकिन अब आज के चरण के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर जो चुनाव का प्रतिशत है वो कहा जा रहा है करीब करीब 57% के आसपास रहा है। जबकि आप देखेंगे कि सभी चरणों के अंदर जो पिछले 4 चरण हुए हैं उनमें चुनाव 60% से ऊपर रहा। पहले चरण में 64%, दूसरे चरण में 66%, तीसरे चरण में 61 और चौथे चरण में 60.75%, है ना। तो ये जो चुनाव 57% हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कुंजी रखता है कि क्या ये जो मतदान हुआ है उससे मतदाता का मन टटोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा सर, ये अमेठी वाली जो सीट है इस पर सोनिया गांधी का भी कब्जा बताया जाता है और अभी उनके खुद के बेटे राहुल गांधी इस सीट पर अभी एक वो उन्होंने जनसभा भी की है। तो ये अमेठी की जो सीट है ये किसके हिस्से में जाती दिखाई देती है? देखिए, आपने देखा होगा जो कॉरपोरेट घराने का मेन स्ट्रीम मीडिया रहा उसने इस पर जो है बहुत अधिक प्रकाश डाला और ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में केवल अगर चुनाव हो रहा है तो वो अमेठी में हो रहा है। और अमेठी में भी आपने देखा होगा कि
एक सीट अमेठी को लेकर के जहां पर दो रानियां लड़ रही थी, संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह और दूसरी पत्नी अनिता सिंह। तो अमिता कुलकर्णी थी पहले, बाद में सिंह बनी। तो वो बैडमिंटन प्लेयर थी, आपको पता होगा, सैयद मोदी उनके हस्बैंड हुआ करते थे, वो भी बैडमिंटन प्लेयर थे। और ये जो सीट है, अब इनमें लड़ाई चल रही है वहां पर। अब आप बताइए, 52 सीटों में एक सीट पर लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, और उसमें यहां पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली थी वो ये थी कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसकी धरातल पे क्या स्थिति है। क्या वो लोग सचमुच मिल करके लड़ रहे हैं, या उनके अंदर बहुत सारी सीटों पर विघन है और अभी दिल मिले नहीं हैं। क्या ये चुनाव वास्तविकता में गठबंधन का हो रहा है। और तीसरी तरफ वहीं पर अमेठी में गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो इस गठबंधन की पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी। क्या यह सचमुच गठबंधन होगा, या इसके अंदर बहुत सारी सीटों पर इतनी कमजोरी है कि वो अपने आप में जीत पाना उसके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि हम लोगों ने पश्चिम में भी देखा था कि पश्चिम में जो चाचा थे अखिलेश जी के, शिवपाल यादव जी स्वयं अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर लोगों ने भीतर घात की है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो चुनावी स्थिति है, गणित है, वो बिगड़ सकता है। लेकिन मैं इस बात को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अगर आप चुनाव देखें तो अंबेडकर नगर का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस पर लोगों ने नजर नहीं डाली। और मैं अंबेडकर नगर चुनाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं राजभर जी, रामाचल राजभर, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो एक तरफ राजभर जी चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे कद्वर जी लीडर जो हैं, उनके बहुत शीर्षस्थ लीडर हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, जिसको हम लोग जिनका नाम है लालजी वर्मा, और तीसरी तरफ राकेश वर्मा भी लड़ रहे थे। तो कुर्मी समाज से दो लीडर अंबेडकर नगर में लड़ रहे थे, और तीसरी तरफ जो है एक ब्राह्मण समाज का। तो आप ये देखिए कि अंबेडकर नगर के अंदर ही बहुजन समाज पार्टी के एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ जो है बैकवर्ड क्लास के कुर्मी, और तीसरी तरफ राजभर, वो भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के कास्ट के लीडर लड़ रहे थे। तो एक जो सामाजिक युग्म बनता दिखाई पड़ रहा है, जो सामाजिक समीकरण बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है, सबको रिप्रेजेंटेशन। और आप देखेंगे फैजाबाद के अंदर, अयोध्या में, उसका एक बहुत यंग लीडर मुस्लिम समाज से लड़ रहा है। तो एक तरफ जो ताकत दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी की, और मुझे लगता है कि इसको जो लीडर्स हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स हैं, इसको अपनी सभाओं में बढ़ चढ़ करके कहना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी इस चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी है जो वास्तविकता में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है और उन सभी समाजों को उसने नुमाइंदगी दी है, प्रतिनिधित्व दिया है, उनका कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। उसने अकलियत समाज को टिकट जरूर दिए हैं, लेकिन साथ साथ उसने बैकवर्ड क्लासेस को 116 टिकट दिए हैं, उसने 66 ब्राह्मण समाज को दिए हैं, 36 क्षत्रिय और अन्य दलों को दिए हैं, और दलित समाज को तो दिए हैं 86 टिकट। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी समाज रिप्रेजेंटेड हैं, उसके अंदर प्रतिनिधित्व है, नुमाइंदगी है। ये किसी और पार्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। और विशेषकर आपने देखा होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है 5वें चरण के चुनाव के अंदर उसकी एक लीडर उमा भारती,
माफी मांग रही थी अकलियत समाज से कि नहीं हमको देना चाहिए। अरे भाई देना चाहिए तो दिया क्यों नहीं? अब तो वो कहते नहीं अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। या ये भी हो सकता है कि वो केवल जबानी जमा खर्च कर रही हूं, वो केवल लिप सर्विस कर रही हूं, वो केवल और केवल दिखावे के लिए ये कह रही हूं कि नहीं हमको देना चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति ये नहीं है। तो अगर आप 5वें चरण के चुनाव को वोट प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो मुझे लगता है कि हमको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक, इसका जो रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर होना, और दूसरा अगर आप दलित और मुस्लिम आबादी का गठजोड़ देखेंगे, उसका जमा कर कितनी कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो करीब करीब 42% आती है इन 11 सीटों के अंदर। अगर 42% आती है तो बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से इस 5वें चरण के अंदर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर, जो अभी आंकलन आपने हमें पेश किया उससे हम किसी हद तक सहमत हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये जो अमेठी और अंबेडकर नगर की जो सीट हैं, इनके अलावा अगर हम और दूसरी सीटों पर बात करें तो वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बीएसपी के लिए एक बड़ा अखाड़ा साबित हो सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बहराइच में जाएं तो बहराइच में जो बलहा सीट है उसके अंदर जो कॉन्टेस्ट है वहाँ पर एक दलित महिला सीट जो है वो लड़ रही हैं, और बलहा सीट पर आप देखेंगे कि जो दलित महिला हैं उनकी शादी हुई है मुस्लिम समाज के व्यक्ति से। तो एक अपने आप में जो प्राकृतिक गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है वो एक और सीट है। तो इस प्रकार से जो दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लीडर, ये सब के सब आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर सबकी नुमाइंदगी हो रही है, और इसलिए उसका जो सामाजिक समरण है, ताना बाना है, जो रिश्ता है समाज से, वो पूरा दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि उसकी बढ़त बनती चली जा रही है। सर, इस बार की जो ये विधानसभा चुनाव है, हालांकि ये कोई संवैधानिक तय नहीं है कि एक जो प्रधानमंत्री है वो किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर पब्लिक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी जी का जो चुनावी जनसभा का जो प्रचार चल रहा है, ये जो बाकी पार्टियां हैं उनके लिए स्थिति बिगाड़ेगा या उनके फेवर में जा सकती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर चुनाव व्यक्तिगत अस्मिताओं के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर आप बनाएंगे, अगर व्यक्तित्ववादी चुनाव हो जाएगा और वो व्यक्ति लड़ नहीं रहा है चुनाव, तो ये एक नकारात्मक पहलू हो जाएगा उस दल के लिए, क्योंकि बाकी जो दल हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, जैसे कि जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं, वो अपने समाज के लिए मेहनत कर रही हैं, और वो अपने आप को बार बार साबित कर रही हैं कि मैं यहाँ की बेटी हूँ। और उधर जो अखिलेश यादव हैं वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ। तो जो जनता है वो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो है विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा के चुनाव के अंदर जो वोट पड़ेगा वो चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पड़ेगा। तो लोग, अगर आप जाएं ग्रास रूट पर, तो लोग कह रहे हैं साहब बड़ा वोट तो हमने मोदी साहब को दिया था, लेकिन छोटा वोट हम यहाँ के किसी आदमी को देंगे कि जो हमारी सेवा रह करके यहाँ रह सके। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, या आप कहेंगे उसका जो अस्तित्व है, अस्मिता है, वो बहुत अंतर नहीं डालती है। कुल मिलाकर ये फैक्टर काम करता नजर नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई हवा चल रही है, ये जमीन पर नहीं दिखाई देता। यद्यपि कॉरपोरेट घराने का मीडिया, क्योंकि उनकी जब जनसभाएं होती हैं तो वो मीडिया पहले तो उनको रिले करता है डायरेक्ट, और उसके बाद शाम को बैठ करके उनका एनालिसिस करता है। यद्यपि ये मायावती की रैली का शाम को बैठ करके एनालिसिस नहीं होता कि उन्होंने क्या कहा, उनकी रैली में कितनी लाख की भीड़ आई, ये नहीं होता। लेकिन आप अगर देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं या
भाजपा की जो मीटिंग है उसके अंदर कोई कॉरपोरेट घराने का मीडिया अपनी बाइट नहीं ले सकता। वो बाइट जब तक पार्टी है, जो बहुजन भारतीय जनता पार्टी अगर उसको क्लिपिंग नहीं देगी तो वो नहीं चलेगी, है ना। तो वो कैमरा कैसे लगाया जाता है, लॉन्ग शॉट होगा या शॉर्ट शॉट होगा, उसके अंदर कितनी भीड़ आएगी, ये सब पहले से ही प्रायोजित होता है। तो वो नेचुरल डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं होता है। और आगे लोग जो बैठ करके, जो स्टूडेंट्स होते हैं, सब लोग बता रहे हैं कि वो चिल्लाते हैं, वो मोदी के नाम के नारे लगाते हैं। तो ये भी एक तरह से स्टेज्ड शो होता है, बनाया गया होता है, प्रायोजित होता है। ये नेचुरल प्राकृतिक जो है टेलीकास्ट नहीं होता है। तो ये जो आभा मंडल बनाया जा रहा है, इसकी धरातल पर बहुत ज्यादा अधिक मूल्य नहीं लगाया जाना चाहिए। सर, अभी तक आपके जो पॉलिटिकल व्यूज़ रहे हैं, जो आपने स्टैटिक्स हमको दिए हैं, जो रुझान आपने लगाए हैं, वो लगभग किसी हद तक सही साबित हो रहे हैं। तो हम एक चीज़ पर और आपकी राय जानना चाहेंगे। आजकल सोशल मीडिया में ऐसी भी चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से जो वोटिंग हो रही है वो काफ़ी % पर हो रही है, और लगभग जितनी भी पार्टियाँ अभी तक चुनावी मैदान में जो जंग लड़ रही हैं उनके सभी के फेवर में जा रही हैं। तो कहा जा रहा है कि एक त्रिशंकु सरकार आने की भी उम्मीद है। तो क्या ये उम्मीद सही है? देखिए, जो लोग मैंने अभी तक ये नहीं सुना था, पहली बार मैंने कल नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी उसके अंदर उनको ये कहते हुए सुना कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जबकि तीसरे चरण के चुनाव के बाद ही बसपा सुप्रीमो या राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय मायावती जी ने ऐलान कर दिया था निकल कर कि मेरी पार्टी बसपा 300 सीटें जीत रही है। और उन्होंने ये कहा कि मैं इसको किसी हवाई वादे की तरह नहीं कर रही हूं, या हवाई तथ्यों के आधार पर नहीं कह रही हूं, मैं ऐसे ही जुमला नहीं है ये मेरा, या जिस तरह के दूसरे दल कह रहे हैं कि हम 300 सीट ला रहे हैं, वैसा नहीं, मैं इसको तथ्यात्मक आधार पर क्या कह रही हूं। और वो क्या था तथ्यात्मक आधार? उन्होंने अपनी चुनावी जनसभाओं में लाखों की भीड़ के आधार पर ये जो कयास बताया या ये जो आंकड़ा दिया। दूसरी तरफ क्या होता है, जो एक लीडर होता है उसको अपने मतदाताओं और अपने सपोर्टर्स, जो उसके समर्थक उसकी रैली में आ रहे होते हैं, उनकी जो देह की बोली होती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे वो समझ जाता है वो कब नारे लगा रहे हैं, वो कब ताली बजा रहे हैं, वो हर्षोल्लासित कब हो रहे हैं, वो कौन सी भाषा पर हामी भर रहे हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर एक नेता को पता चल जाता है कि जो उसके लाखों लाखों समर्थक आए हैं वो वास्तविकता में समर्थक वोटर हैं या नहीं हैं, यह भी पता चले। कुछ लोग क्या होता है कि सुनने चले जाते हैं, इसकी रैली सुन ली, वो समर्थक नहीं होते हैं, वो लिसनर ऑडियंस होती है, वो श्रोता होते हैं, वो आते हैं लेकिन वोट नहीं डालते। लेकिन जो समर्थक होता है वो बैठता है वहां पर, वो ताली बजाता है, हंसता है, हामी भरता है, बिना हामी भरवाए। कुछ लीडर क्या करते हैं, स्टेज से कहते हैं हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ करेंगे। तो ये क्या है, उनको इन्वॉल्व करते हैं जबरदस्ती। ऐसा नहीं है। मायावती जी की जो रैली है उसके अंदर वो बोलती जाती हैं, लोग हंसते जाते हैं, लोग बताते जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे जो त्रिशंकु विधानसभा की जो संकल्पना गढ़ी जा रही है, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की पैरों की जमीन खिसक गई है। वो उनका मनोबल कहीं टूटा हुआ लग रहा है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से अपनी वोटर को निकालें बाहर कि चलो भाई चलो, नहीं तो त्रिशंकु आ रही है और हमको नहीं मिल रहा। इसका मतलब उनको पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल रहा है, वो बहुमत के करीब भी नहीं होंगे। इसलिए नाना प्रकार के बार बार जुमले गढ़े जा रहे हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ जुमला आप देखेंगे कि जो अनायास अचानक आपने देखा होगा कि चौथे चरण में उसके पहले जो चुनाव था उसने एक तरह से सांप्रदायिक भाषा का रूप ले लिया और सांप्रदायिक प्रतीकों के बारे में बात होने लगी। जो मजहबी प्रतीक थे उनके बारे में बात होने लगी
और रिलीजियस ओवरटोन्स आ गए। तो ये क्यों हुआ, इसकी मुझे लगता है इसकी पड़ताल, चुनावी पड़ताल जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ दल जब अपने आप को चुनावी दौड़ में पीछे समझने लगे तो उन्होंने ये सांप्रदायिक जो शब्दावली था उसका प्रयोग शुरू कर दिया, जिससे कि वो ध्रुवीकरण करा सके। लेकिन मुझे लगता नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता, और मैं इसको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि मध्यावधि चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 11 सीटों पर चुनाव हुए थे और उस समय कैंपेन कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक वादों का और वाक्यों का प्रयोग करके लव जिहाद से लेकर के और गो हत्या तक, गोमांस तक की पूरी बात फैलाई। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको करारा जवाब दिया और बाकायदा उनको हरा दिया। यहीं पर मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और उसके बाद भाजपा की चुनी हुई सरकार गिराई गई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जब चुनाव हुए तो उसमें भी भाजपा को विजय नहीं मिली और वह तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तो इसलिए वो पीछे निकल गई, मतलब पीछे हट गई थी। तो नंबर तो मैं नहीं बता सकता आपको ठीक से, लेकिन वह पुनः वापस नहीं आ पाई ताकत में। यद्यपि 92 के चुनाव, जो चुनाव हो रहे थे उस समय 93 के अंदर, उस समय बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक तरह से मार्टियरडम, मतलब उसका एक तरह से जो है शहीद वो हुई है। पार्टी की सरकार शहीद हो गई थी 92 में, और हिंदुत्व के नाम पे उसने अपने आप को शहीद करवा लिया। लेकिन उस शहीदपन पर भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने नकार दिया था। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिकता पर वोट नहीं देती। इस बात को हमें समझना चाहिए। वो सामाजिक तानोबानों में जो समाज, जो पार्टी सामाजिक तानोबानों से रिप्रेजेंट करती है, नुमाइंदगी देती है लोगों को, जो समाज से रिश्ता बनाती है, वह ऐसे दल को चुनती है। सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पिछली बार, उसमें बीजेपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था और यही सेम फार्मूला इस बार विधानसभा में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो मुस्लिम वोटर हैं उनको फिर भी बीजेपी के शाहनवाज सिद्दीकी हैं वो डील कर रहे हैं, उधर समाजवादी के आज़म खान डील कर रहे हैं, इधर बीएसपी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी डील कर रहे हैं। तो जो मुस्लिम वोटर है वो आपको सबसे ज़्यादा किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया है, ये अपने आप में प्रजातंत्र का मजाक है और इस मजाक का जवाब मुझे लगता है जनता देगी। क्योंकि अगर एक मुकम्मल राष्ट्र आपको बनाना है, एक कंप्लीट नेशन बनाना है, एक मुकम्मल जमहूरियत बनानी है, आपको सचमुच एक माकूल प्रजातंत्र बनाना है, तो उसमें सभी समाजों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये पहली शर्त है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्वकारी प्रजातंत्र है। अगर हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। उस प्रकार से अगर एक समाज को एक भी टिकट नहीं दिया जाता है, और मैं तो डरता हूं, मुझे डर इस बात का था कि अगर कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आरक्षण न होता तो शायद भाजपा उनको भी टिकट नहीं देती। तो ये दलित समाज को भी सोचना चाहिए कि आने वाले समय में क्या, जिसे कहना चाहिए, हम राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए नुमाइंदगी देंगे लोगों को कि नहीं देंगे। अगर नुमाइंदगी नहीं देंगे तो एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाएगा, एक संपूर्ण जमहूरियत नहीं बन पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बातें खत्म होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप केवल और केवल मुस्लिम समाज को दे रहे हैं तो भी गलत है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग इल्जाम लगा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने जो है बहुत सारे मुस्लिम समाज को टिकट दे दिए। उन्होंने टिकट जरूर दिए, लेकिन उन्होंने दूसरे समाजों को मना नहीं किया कि आपको टिकट हम नहीं देंगे। उन्होंने
बैकवर्ड समाज को सबसे ज्यादा 116 टिकट दिए। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, मैं कुर्मी समाज के वोट को देख रहा हूं, वो बट रहा है। एक तरफ अनुप्रिया पटेल अलग लड़ रही हैं और दूसरी तरफ उनकी मां अलग लड़ रही हैं, तो ये बंटवारा हो गया। और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से लालजी वर्मा, राकेश वर्मा और बेनी प्रसाद वर्मा भी जो है बाकायदा बाराबंकी में सपोर्ट कर रहे हैं। उनका लड़का बाकायदा निकल करके आया बाराबंकी में। तो कुर्मी समाज का वोट भी एक पक्ष जो है वो मुझे लगता है जरूर मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक प्रतिनिधित्वकारी जो सप्तरंगी आंदोलन के तहत प्रजातंत्र की नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन अगर है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। और किसी भी समाज की बेइज्जती नहीं करी उन्होंने। ये अपने आप में प्रजातंत्र की ताकत है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बहुजन समाज पार्टी द्वारा उठाया गया एक अनूठा कदम है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार। एक बहुत गहरी बात अभी हमें इनसे पता चली है कि आरक्षण की अगर अहमियत हम समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात बताई गई है कि आरक्षण के चलते ही बीजेपी ने एसटी जो कम्युनिटी है उनको टिकट दे दिया है। अदरवाइज़ अगर नहीं होता आरक्षण तो वो टिकट वितरण नहीं किया जा सकता था। और जैसा कि हम हर बार आपको दिखाते रहे हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार जी के जो रुझान होते हैं, जो विश्लेषण ये करते हैं, वो किसी हद तक बहुत सटीक जाता है। तो आगे भी हम इनकी राय ज़रूर जानेंगे। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।